सभी को नमस्ते। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में ऊष्मागतिकी का जो चैप्टर है उसका की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर वैसे तो आपका जाना पहचाना चैप्टर है और इसकी कुछ चीज़ें जो है वो आपकी पड़ी हुई है। इन चीज़ों को आज अपन शॉर्ट में बात कर लेते हैं ताकि हमें आगामी जो कक्षाएं हो उन कक्षाओं में कोई ज़्यादा विशेष परेशानी ना हो। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप जानते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ अपने को थोड़ा सा रिमाइंड करना है। तो पहले जो परिभाषा अपनी आ रही है यह है ऊष्मागतिकी निकाय एवं निर्देशांक। तो पहले अपन बात करेंगे ऊष्मागतिकी निकाय की। तो ऐसा निकाय जिसकी अवस्था ऊष्मागतिकी राशियों पर निर्भर करती है वह निकाय कहलाता है आपका ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी निकाय के लिए साम्य स्थिति में जो ऊष्मागतिकी निकाय होता है यह एक स्थूल पिंड जैसा होता है जो अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणुओं, अणुओं या आयनों से मिलकर बना होता है। अब अपन बात करते हैं ऊष्मागतिकी निर्देशांक की। तो किसी निकाय की ऊष्मागतिकी अवस्था की पूर्ण जानकारी जिन राशियों द्वारा दी जाती है वे राशियां ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहलाती है। ये सभी राशियां जो होती है वो एक समीकरण द्वारा आपस में संबंधित होती है और इस समीकरण को उस निकाय का अवस्था समीकरण कहते हैं। या अपन ये कह सकते हैं निकाय का जो अवस्था समीकरण होता है यह अवस्था समीकरण विभिन्न ऊष्मागतिकी राशियों का फलन होता है। इसलिए निकाय का जो अवस्था समीकरण होता है उसे हम फंक्शन ऑफ PVT बराबर 0 द्वारा लिखते हैं। ये आपका फंक्शन ऑफ PVT F जो फंक्शन हो सकता है PVT। यहाँ P जो है आपका दाब है, V जो है वो आयतन है और T जो है वो ताप है। यदि आदर्श गैस के लिए हम अवस्था समीकरण की बात करें तो आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण जो है वो PV बराबर RT हो जाती है। यहाँ PVT अपने ऊपर बात की है वही है, P दाब है, V आयतन है, T ताप है, R जो है वो गैस नियतांक है। आदर्श गैस के लिए ये अवस्था समीकरण जो है वो 1 मोल के लिए है। यदि n मोलों के लिए अपन बात करें तो PV बराबर nRT हो जाती है। किसी गैस की ऊष्मागतिकी अवस्था जो है वो किन्हीं भी 2 चरों द्वारा निर्धारित होती है। यानी ये जो फलन है ये 3 चर में है और जो ऊष्मागतिकी अवस्था है वो इन तीनों चरों में से किसी भी 2 चरों द्वारा निर्धारित होती है। अब वो 2 चर जो है वो इन P और V हो सकते हैं, V और T हो सकते हैं, P और T हो सकते हैं। 3 में से कोई 2 होंगे और तीसरा जो चर है उसका मान इन 2 चरों द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपन इस समीकरण की बात करें तो इस समीकरण में R जो है वो नियतांक है और PVT इन तीनों में से कोई 2 मान यदि आपको मिल जाए तो तीसरा मान जो है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी गैस निकाय की ऊष्मागतिकी अवस्था जो है वो 2 चरों द्वारा ज्ञात की निर्धारित करते हैं और तीसरे चर का जो मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब आपकी नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वो है साम्य अवस्था। तो किसी निकाय का दाब, ताप एवं आयतन जो है वो सभी बिंदुओं पर समान रहता है तो निकाय की ऐसी अवस्था जो है वो साम्य अवस्था कहलाती है। अर्थात किसी भी निकाय का दाब, ताप और आयतन जो है वो सभी बिंदुओं पर समान रहेगा और इस अवस्था को निकाय की साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था में जो आपके दाब, ताप व आयतन हैं वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऊष्मीय संतुलन। तो किसी निकाय की वह अवस्था जिसमें निकाय के प्रत्येक भाग का जो ताप है वो समान रहता है
वह अवस्था जिसमें निकाय का प्रत्येक भाग का ताप समान रहता है उसमें संतुलन कहलाती है। एवं इस ऊष्मीय संतुलन में निकाय का जो ताप है वो बाह्य ताप के बराबर होता है। नेक्स्ट जो अपनी परिभाषा है वो है ताप। तो किसी ऊष्मागतिकी निकाय का वह गुण जो निकाय के ऊष्मीय संतुलन की अवस्था को नियंत्रित करता है ताप कहलाता है। ऊष्मीय संतुलन की अवस्था को नियंत्रित करने वाला गुण जो है वो ताप कहलाता है। यदि दो निकाय परस्पर ऊष्मीय संतुलन में है तो निकायों के ताप जो है वो समान होंगे। वास्तव में ताप जो है वो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। नेक्स्ट में अपना आता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। यदि दो निकाय अलग अलग रूप से तीसरे निकाय के साथ साम्यावस्था में है तो वे एक दूसरे के साथ भी साम्यावस्था में होंगे। यह ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है। यहाँ साम्यावस्था से जो तात्पर्य है वो ऊष्मीय संतुलन से है। इसके लिए आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में दो निकाय है ए और बी, और दोनों निकायों को रुद्धोष्म दीवार द्वारा अलग अलग रखा गया है ताकि इनके मध्य कोई तापीय व्यवहार न हो। और एक तीसरा निकाय है सी, और सी निकाय जो है वो इन दोनों से ऊष्मीय चालक दीवार द्वारा अपन संपर्क में मान सकते हैं कि ऊष्मीय चालक दीवार द्वारा संपर्क में है। तो यदि ये निकाय ए जो है वो निकाय सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है और निकाय बी जो है वो निकाय सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, तो निकाय ए और बी जो है तापीय संपर्क न होते हुए भी एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होंगे। यह जो नियम है यह नियम आपके ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। तो चित्रानुसार दो अलग अलग निकाय ए व निकाय बी है जो रुद्धोष्म दीवार द्वारा अलग अलग हैं तथा ये अलग अलग रूपों से किसी अन्य निकाय सी के साथ साम्यावस्था में है तो परस्पर आपस में भी साम्यावस्था में होंगे। नेक्स्ट अपना है बाह्य दाब के विपरीत प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ अपने को एक बात है कि कोई भी गैस जो है वो या तो कार्य करती है या गैस पर कार्य होता है। तो यहाँ अपन दोनों स्थितियाँ देखेंगे कि कब गैस पर कार्य होता है और कब गैस द्वारा कार्य होता है। इसके लिए हमारे पास एक प्रयोग है जिसमें एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है। गैस का दाब जो है वो P है। ये एक पिस्टन है। इस पिस्टन की अवस्था जो है वो A है और पिस्टन पर भार रखा हुआ है। ये विभिन्न बाट हैं जो इस पे भार बना रहे हैं। जब इन बाटों को हम कुछ बाट हटा लेते हैं या ये वज़न कम कर देते हैं, जैसा कि चित्र की स्थिति बी में दिखाया गया है, तो ये गैस जो है वो इस पिस्टन पर कार्य करती है और पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का दे देती है या पिस्टन पर कार्य करती है। इसके द्वारा पिस्टन का जो विस्थापन है वो विस्थापन डेल एक्स हो जाता है। तो इस प्रकार गैस द्वारा कार्य किया गया है। इसके अपोजिट यदि ये जो पिस्टन है वो स्थिति ए से नीचे आ जाता है तो गैस संपीड़ित होती है। इस स्थिति में गैस पर कार्य होता है। हम दोनों स्थितियां देखेंगे। चित्रानुसार माना एक चालक जो है चालक पदार्थ के सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है तथा इस पिस्टन में कोई गैस भरी हुई है। चूँकि सिलेंडर चालक पदार्थ का बना है अतः इससे ऊष्मा का बाहर से आदान प्रदान हो सकता है। माना प्रारंभ में पिस्टन पर कुछ बाट रखे हुए हैं। ये जो कुछ बाट रखे हुए हैं इससे ये दबाव है। स्थिति ये है। अब पिस्टन से बाट हटाने पर गैस का प्रसार होता है और गैस का आयतन बढ़ता है और गैस पिस्टन जो है वो स्थिति बी में पहुंच जाता है। एवं बाह्य दाब के विरुद्ध बाह्य दाब, ये पिस्टन का जो दाब है गैस पर, ये बाह्य दाब है। इस बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के आयतन में वृद्धि होती है और इस वृद्धि के लिए गैस कुछ कार्य करती है। इसके विपरीत यदि पिस्टन पर हम बाट बढ़ा देते हैं, यहाँ हमने बाट घटाए हैं, यदि बाट बढ़ा देते हैं
तो ये पिस्टन नीचे की ओर खिसकता है, जिससे गैस संपीड़ित होती है और गैस का आयतन बढ़ता है और बाह्य दाब द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है। माना पिस्टन का अनुप्रस्थ परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये जो पिस्टन है, ये सिलेंडर है, वो बेलनाकार मान लेते हैं अपन, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है। गैस का जो प्रारंभिक दाब है वो P है। तो इस पिस्टन पर, गैस के इस पिस्टन पर लगने वाला जो बल होगा वो बल हो जाएगा F बराबर P गुणा A। सामान्य सूत्र है। अब बाल्ट को हटाने पर पिस्टन ऊपर की ओर विस्थापित होता है एवं स्थिति A से B में आ जाता है। इस स्थिति में गैस का प्रसार होता है और गैस पिस्टन पर कार्य करके ऊपर की ओर विस्थापित होती है। माना यह विस्थापन जो है वो डेल x है। अतः गैस के आयतन में जो वृद्धि होगी वो वृद्धि हो जाएगी डेल V बराबर A डेल x। ये जो सूत्र है यह है वो बेलन का जो सूत्र होता है, बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वही है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि आधार का जो क्षेत्रफल है वो पिस्टन के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर होगा और ऊंचाई जो है वो विस्थापन डेल x के बराबर होगी। इस प्रकार गैस द्वारा जो किया गया कार्य है डेल W वो आ जाता है बल गुणा विस्थापन। तो बल का मान F है, अभी अपन ने किया था, विस्थापन डेल x है, F का मान PA है, मान रख दिया, A डेल x को साथ ले लिया, A डेल x का जो मान है वो डेल V यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो किया गया कार्य जो है वो PdV हो गया। यदि P डेल V है, PdV आ गएगा, ये P डेल V है। यदि P दाब पर गैस का जो आयतन है वो V1 से बढ़कर V2 हो जाता है तो गैस द्वारा किया गया कुल कार्य जो होगा वो इस डेल W के समाकलन के बराबर होगा। तो डेल W का जो समाकलन है इसको हम सिग्मा V1 से V2 PdV के रूप में लिखते हैं और P डेल V के रूप में लिखते हैं। और P डेल V को यदि dV के रूप में दर्शाएं तो ये V1 से V2 जो है वो आपका समाकलन में चला जाता है। तो इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, dV जो है वो आयतन में सूक्ष्म वृद्धि है। अब यदि इसके विपरीत यहाँ तो आपका आयतन V1 से बढ़ के V2 हो रहा है और आयतन में वृद्धि हो रही है। यदि आयतन में कमी हो तो यही कार्य W जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और इसके लिए आपका जो समीकरण आ जाएगा W बराबर माइनस का इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV हो जाएगा। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य धनात्मक है और गैस पर कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक है। ये समीकरण 4 द्वारा दर्शाया गया है। अतः गैस के प्रसार में जब गैस बाह्य दाब के विपरीत कार्य करती है तो कार्य धनात्मक होता है और गैस के संपीड़न में जब गैस पर कार्य किया जाता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट आपका आता है दाब आयतन आरेख या सूचक आरेख, जो सूचना देता है। तो जब किसी गैस की ऊष्मागतिकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो गैस का दाब और आयतन बदलता है। अब यदि आयतन को हम V अक्ष, कोई ग्राफ खींचते हैं तो दो अक्षों के बीच खींचते हैं, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष, तो गैस का जो आयतन है उसको x अक्ष पे लें और गैस का जो दाब है उसको y अक्ष पे लें, तो आयतन और दाब के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है या परिवर्तन वक्र खींचा जाता है उस परिवर्तन वक्र को दाब आयतन आरेख कहते हैं। यह दाब आयतन आरेख जो है वो सूचक आरेख भी कहलाता है। इस आरेख पर कोई एक बिंदु गैस की ऊष्मागतिकी अवस्था को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार विभिन्न बिंदु जो हैं वो लिए जा सकते हैं और विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो दाब आयतन परिवर्तन को दर्शाती है। और इस परिवर्तन में जो किया गया कार्य है वो कार्य PV वक्र, जो अपना वक्र खींचा गया वो वक्र और x अक्ष यानी आयतन अक्ष के मध्य के क्षेत्रफल के बराबर होता है। नेक्स्ट कंडीशन में अपन देखते हैं ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका वक्र है और यहाँ आपकी x अक्ष पे आयतन है, यहाँ आपका दाब है, तो इस वक्र और x अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल होता है वो किए गए कार्य को दर्शाता है। ये चीज़ अपन यहाँ देखेंगे। अब ये वक्र जो है वो 2-3 प्रकार से हो सकते हैं। आपका पहला है समतापी प्रक्रम। तो किसी निकाय का समदाबी प्रक्रम जो है वो कब होता है, जब दाब नियत रहता है।
समदाबी प्रक्रम कब रहेगा? जब दाब नियत रहेगा। तो दाब जब नियत रहेगा, दाब परिवर्तित नहीं रहेगा होगा, उस स्थिति में किसी प्रक्रम में आयतन जो है वो V1 से V2 ये वक्र दिखाया गया है। इस वक्र में इधर x अक्ष पे आयतन है, y अक्ष पे दाब है। दाब जो है वो नियत है, अतः है आयतन ही V1 से V2 तक परिवर्तित हो रहा है। तो अपन मानते हैं कि आयतन जो है वो प्रारंभिक स्थिति V1 से दूसरी अंतिम स्थिति V2 तक परिवर्तित हो रहा है और दाब जो है वो आपका नियत है। तो इस स्थिति में PV आरेख जो है वो आयतन अक्ष के समानांतर सीधी रेखा में प्राप्त होता है और गैस द्वारा जो किया गया कार्य है वो कार्य W इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। और PdV इस समाकल को हम हल कर लेते हैं तो आ जाता है PV2 माइनस V1, जो कि क्षेत्रफल ABCD के बराबर होता है। दूसरी स्थिति है जब दाब परिवर्ती है, यानी दाब का जो मान है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमने दो बिंदु ले लिए, बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A पर जो दाब है वो भिन्न है, बिंदु B पर दाब भिन्न है। आयतन भी A पर V1 है, B पर V2 है। तो इस स्थिति में वक्र किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए इस वक्र पे हम दो बिंदु ले लेते हैं। इन बिंदुओं को आयतन अक्ष पे मिला देते हैं। इससे हमें एक आयतन में अल्प परिवर्तन डेल V प्राप्त होता है। इस अल्प परिवर्तन के लिए दाब में परिवर्तन जो है वो इतना सा है। इस परिवर्तन को हम नियत मान सकते हैं। नियत मानने पर जो किया गया कार्य होगा वो कार्य PdV हो जाएगा, P डेल V। और इस प्रकार विभिन्न छोटी छोटी पट्टियाँ लेकर, जैसे ये पट्टी ली है वैसे विभिन्न छोटी छोटी पट्टियाँ लेकर कुल कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो कुल कार्य जो है वो इस क्षेत्रफल ABCD के बराबर हो जाएगा। तीसरा आपका आता है चक्रीय प्रक्रम। तो वह प्रक्रम जिसमें निकाय अपनी एक स्थिति से प्रारंभ होकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए उसी स्थिति में प्रारंभ वापस आ जाता है। जैसे मान लीजिए A से स्टार्ट हुआ है, A से B पे जाता है और B से पुनः A पे आ जाता है। तो ऐसा प्रक्रम जो है वो चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य जो है वो वक्र के गैर क्षेत्रफल के बराबर होता है। एवं यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कुल जो कार्य है वो इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ इस आयतन अक्ष का कुछ लेना देना नहीं होगा, इस क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चक्रीय प्रक्रम में जो कुल किया गया कार्य है वो वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यदि बंद वक्र का अनुरेखण जो है वो क्लॉकवाइज होता है तो कुल कार्य निकाय द्वारा किया जाता है और कार्य धनात्मक होता है। और यदि वक्र का अनुरेखण एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कुल कार्य निकाय पर होता है। इस स्थिति में आपका जो कार्य है वो नेगेटिव होता है। अंतिम जो आज का टॉपिक है वो है कार्य ऊर्जा कार्य जो है वो ऊर्जा मार्ग फलन के रूप में होता है। यानी किसी भी निकाय द्वारा या निकाय पे जो कार्य किया जाता है वो कार्य न केवल निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है बल्कि उस मार्ग पर भी निर्भर करता है जिस मार्ग पर प्रक्रम किया जाता है। अर्थात कार्य जो होता है वो मार्ग का फलन होता है। तो ये आपने आज की कक्षा थी। नेक्स्ट कक्षा में अपन ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।